हमारे बीच हैं ओशो के सगे भाई शैलेंद्र सरस्वती जी। चंद्रमोहन से रजनीश और रजनीश से ओशो बनने की कहानी बताइए। आपकी कभी ओशो से कोई शिकायत रही है? ओशो ने प्रेम पर बहुत लिखा है, उनकी कभी कोई प्रेम कहानी रही है? उनकी प्रेम कहानी बहुत छोटी सी थी। उनकी जो छोटी बहन थी उसकी एक सहेली थी गांव में, उसका नाम था शशि। तो क्या हम यहाँ पे शीला जी की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुरारजी देसाई की भतीजी ओशो की सबसे पहली शिष्या बनी थी। अगर आज ओशो होते तो क्या वो इंस्टाग्राम पर होते और उनका यूजर नेम किस नाम से होते ओशो? उनके पास जो भी लोग आते हैं वो हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। क्या कभी कोई पॉलिटिशियन भी आया है? आप पॉलिटिशियन को हाई प्रोफाइल में गिनती हैं? महेश भट्ट ओशो को बहुत भला बुरा कहते थे जी। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया? यह घटना शायद महेश भट्ट, विनोद खन्ना और ओशो के बीच की थी। क्या आज भी ओशो ऐसे ही हर धर्म के बारे में बात कर पाते? नहीं। ओशो को कोई 125 केस मुकदमे भारत में चले थे। 136 आरोप अमेरिका में लगे थे। पुलिस ओशो को बचाने के लिए नहीं आई थी, उस आदमी को बचाने के लिए आई थी, कहीं उसके साथ मारपीट ना करें। ओशो की तरफ से केस लड़े और मजे की बात देखिए, लोअर कोर्ट में ही हार गए राम जेठमलानी। ओशो के साथ ये षड्यंत्र रचा गया था, पिलो के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखेंगे। ओशो सेक्स और नशे को लेकर क्या सोचते थे? साल था 1990। उस वक्त एक खबर आई। खबर ये थी कि ओशो की मौत हो गई है। उस वक्त उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन अब 2026 में उससे भी ज्यादा उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कैसे वो चंद्रमोहन से रजनीश बने और फिर ओशो बने। उनके विचारों में वो लोग जीना चाहते हैं। लेकिन ओशो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमारे बीच हैं ओशो के सगे भाई शैलेंद्र सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे साथ। नमस्कार मनीषा जी। नमस्ते सर। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आप ऐसे क्यों रहते हैं? Why do you live like this? देखिए, यहाँ पे मैं ओशो को रिप्रेजेंट करने बैठा हूँ जब आप इंटरव्यू लेने आई हैं, है ना। जब मैं डॉक्टर था, हॉस्पिटल में काम करता था, तो डॉक्टर वाले कपड़े पहनता था, वाइट एप्रन पहनता था, स्टेथोस्कोप रखता था। वो एक भूमिका थी, एक रोल था। अभी मैं जो रोल निभा रहा हूँ, मैं ओशो के विचारों को आपके चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। तो यथासंभव मैं चाहूँगा कि ओशो की शैली में ही वह बात पहुँचे, उनके ही शब्द, उनकी जैसी भाषा थी उसी भाषा में पहुँचे, तब मैं ईमानदारी से अपना रोल निभा पाऊँगा। आपने डॉक्टरी क्यों छोड़ी? मतलब जैसे मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो वो क्या कठिन आपके लिए एक डिसीजन था? आपने क्यों छोड़ा? जी नहीं, कठिन नहीं था। छोड़ा मैंने नहीं है, उसका एक्सटेंशन किया है। जब मैं डॉक्टर था तो मुख्य रूप से शारीरिक रोगों का इलाज कर रहा था। शारीरिक रोगों का इलाज करने वाले तो लाखों डॉक्टर्स दुनिया में हैं, है ना। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अधिकांश मरीजों की बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं है, उसमें मन का भी बहुत बड़ा रोल है। उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं उनके शरीर को प्रभावित करते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगों का इलाज सीधा सीधा डायरेक्ट वे में नहीं किया जा सकता। उनके मन को दुरुस्त करना होगा और तब शरीर भी तंदुरुस्त हो सकेगा। और विशेषकर मैं स्मरण करता हूँ 50 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय हमारे देश में जो बीमारियाँ थीं, या तो इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ थीं या डेफिशिएंसी की। किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को आयरन की कमी, किसी को प्रोटीन की कमी। तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था भोजन के बारे में, ना ही इतनी संपन्नता थी कि अफोर्ड कर सकें। धीरे धीरे मैंने देखा कि पैटर्न बीमारियों का बदल गया, है ना। इन्फेक्शन बीमारी कंट्रोल में हो गई, बहुत से वैक्सीनेशन खोज लिए गए, एंटीबायोटिक्स खोज लिए गए। जो बीमारी पहले महामारी कहलाती थी, आज उन बीमारियों का नामो निशान नहीं बचा। आपने अपनी जिंदगी में शायद कभी नहीं सुना हो कॉलरा के बारे में, खत्म हो गई। प्लेग के बारे में, गांव के गांव 2 दिन में समाप्त हो जाते थे। हैजा कहीं फैल गया, पूरा गांव समाप्त। इतनी खतरनाक बीमारियां थीं। लेकिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हो गई। कितने भयंकर रोग जो मैंने अपनी जिंदगी में फिर डॉक्टर बन के कभी नहीं देखे। स्मॉल पॉक्स की बीमारी, 90% बच्चे अंधे हो जाते थे
10% मर जाते थे, बामुश्किल कोई बचता था। डिप्थीरिया की बीमारी, ऐसी सैकड़ों बीमारियां थी आज जिनका नामो निशान भी नहीं है। तो एक फेज था मेडिकल साइंस का, वहां पे खूब विकास हुआ। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि शारीरिक रोग कम हो गए, संपन्नता आ गई, लेकिन आदमी मानसिक रूप से ज्यादा रुग्ण होने लगा। यानी हर 5 में से एक बंदा अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा। लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर ज्यादा है, जो कि आज से 100 साल पहले नहीं हुआ करती थी, 50 साल पहले बहुत कम थी, अब वो बहुत ज्यादा हैं। और इनकी वजह से मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अपने देश का फिगर आपको बताऊं, इस साल जितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, इससे 10 साल पहले इसका सुसाइडल रेट 50% था। यानी 10 साल में 2 गुने 100% इंक्रीज हो गए स्टूडेंट सुसाइड रेट में भारत में। क्या इंसान अकेला हो गया है? और भी बहुत कुछ चीजें, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव। छोटे छोटे बच्चों को आज से 60-70 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्टूडेंट एज में, टीन एज में कोई सुसाइड करेगा। ये हंसने खेलने कूदने के दिन है, आत्महत्या की बात इनको कहां से सवार हो जाती है। लेकिन वो रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने देखा कि मानसिक तल पर कुछ काम करना जरूरी है, और इन मानसिक रोगियों को हम मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। अब जरूरत दूसरे डायमेंशन में काम करने की है कि हम व्यक्ति के विचारों को कैसे बदलें। कोई नेगेटिव विचार में है, क्या उसके भीतर पॉजिटिव विचार, अफर्मेशन इंड्यूस किए जा सकते हैं। यह काम हिप्नोसिस से होगा, यह काम मेडिटेशन से होगा, औषधि देने से नहीं होगा। इसलिए साइकियाट्री के क्षेत्र में मेडिसिन बिल्कुल असफल हैं। तो यह मुझे प्रेरणा स्रोत बना कि मैं मेडिसिन के काम को छोड़कर मेडिटेशन के प्रचार प्रसार में लगूं, और ताकि बड़ी मनुष्य जाति के काम आ सकूं। आप अब मुझे चंद्रमोहन से रजनीश और रजनीश से ओशो बनने की कहानी बताइए। अगर ओशो के नामों की आप बात कर रही हैं तो मैं कहना चाहूंगा, ओशो को सबसे पहला जो नाम उनके नाना नानी ने प्यार से दिया था वो था राजा। राजा, एक्चुअली वो नाम नहीं, संबोधन। राजा बेटा, हाँ, जैसे राजा हम बेटा कहते हैं ना, हाँ। तो नानी उनको राजा कह के पुकारती थी। जब वो 10 साल के हो गए और स्कूल में एडमिशन का समय आया, याद रखिए 10 साल की उम्र में गए थे स्कूल। अच्छा, पहले क्यों नहीं गए? पहले क्यों मेरे नहीं? पिताजी मानते थे बचपन खेलने कूदने के लिए है, बच्चों पे अच्छा। अत्याचार नहीं करना है। जब उनके भीतर से खुद इच्छा पैदा हो कि हम स्कूल जाएंगे तब भेजेंगे, अभी खेलने कूदने के दिन है। हमारे परिवार में सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत देर से शुरू हुई। अच्छा। और ओशो कहते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मेरा जो भीतर का डेवलपमेंट होना था उन 10 सालों में पूरा हो चुका। अगर मैं छोटी उम्र में इस स्कूल के शिकंजे में कस जाता तो फिर शायद वैसा डेवलपमेंट मेरा नहीं हो सकता था। जो विद्रोह, जो स्वतंत्रता उनके भीतर है, वो छोटे उम्र में आ गई। तो 10 साल में जब उनका नाम स्कूल में लिखाना, तब सवाल उठा कि क्या नाम रखा जाए। ओशो ने कहा मेरा नाम ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी का नहीं था। जैसे हम दूसरे के जूते नहीं पहनते, दूसरे के कपड़े नहीं पहनते, तो मैं दूसरे का नाम क्यों रखूं। ओशो विद्रोही स्वभाव के थे बचपन से, उनको ये परंपरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ट्रेडिशनल नेम। उनका नहीं, बिल्कुल नया, आज तक किसी का ना हो, डिक्शनरी में वो शब्द नहीं होना चाहिए। अब बड़ी मुसीबत हो गई, ऐसा शब्द कहां से लाएं। तो मेरे चाचा जी एक साहित्यकार थे, कवि हृदय थे, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी कि एक नया शब्द गढ़ो। अच्छा। जो पहले से ना हो, यू हैव टू इन्वेंट ए न्यू वर्ड, है ना। ओशो का मैं तभी स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने यह शब्द गढ़ा, रजनी यानी रात, और रजनी के ईश यानी इनडायरेक्टली चंद्रमा, रातों का राजा, रजनीश। तो नया शब्द गढ़ा रजनीश, ये कहीं हिंदी डिक्शनरी में नहीं है। ओशो के पहले ये नाम था, ये शब्द ही नहीं था। तो फिर हमारे चाचा जी को शौक था लंबे लंबे नाम रखने का। हमारे परिवार में सभी लोगों के लंबे लंबे नाम है, 3 शब्दों वाले। तो रजनीश चंद्र मोहन। अच्छा। तो अनुप्रास अलंकार, चंद्र भी आ गया, और रजनीश का मतलब भी चांद ही है। तो रजनीश चंद्र मोहन, ये उनका पूरा नाम रखा गया। बाद में मिडिल स्कूल आते आते ओशो ने पीछे जो जैन शब्द जोड़ा था, रजनीश चंद्र मोहन जैन, जातिवाचक, उन्होंने वह ड्रॉप कर दिया। अच्छा।
तो अगले स्कूल में जब उन्होंने एडमिशन लिया मिडिल स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि जैन शब्द नहीं, क्योंकि मैं किसी धर्म की बाउंड्री के भीतर नहीं हूं। आई एम ए फ्री सोल। सब धर्म मेरे हैं, लेकिन मेरा मेरा कोई अपना धर्म कोई नहीं है। पर्टिकुलर धर्म नहीं है। मैं किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता, मैं एक घेरे में, एक दायरे में नहीं जीना चाहता। मैं एक मुक्त व्यक्ति हूं। तो मेरे पीछे वो जैन शब्द हटा दो, है ना। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं मानता। मैं नास्तिक हूं और मैं स्वयं खोज करूंगा, मैं पता लगाऊंगा क्या सही है क्या गलत है, बाद में निर्णय होगा। अभी तो मुझे पता ही नहीं है। मैं जिज्ञासु हूं, मैं सत्य का खोजी हूं, है ना। तो एक शब्द ड्रॉप हो गया। फिर बाद में नाम में भी उनके एक शब्द और रजनीश चंद्र मोहन में से एक ड्रॉप कर दिया, सिर्फ रजनीश चंद्र रह गए। और जब कॉलेज में गए तब सिर्फ रजनीश। तो उस समय की किताबों में उनके हस्ताक्षर हैं, तो पहले अपन रजनीश चंद्र देखने को मिलता है, बाद वाली किताबों में अकेला रजनीश वर्ड उन्होंने यूज किया। जब वो पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकले बाहर, सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था फिलॉसफी में, और उन्होंने रायपुर कॉलेज में उनको जॉब मिली। तो वहाँ पर संस्कृत कॉलेज था वो, और प्रोफेसर को आचार्य कह के बुलाते हैं संस्कृत में। हिंदी में तो उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन संस्कृत कॉलेज रायपुर में प्रत्येक लेक्चरर को आचार्य कहा जाता था, तो उनके नाम में आचार्य जुड़ गया इस प्रकार। तो दूसरे लोग उनको आचार्य रजनीश कह के पुकारने लगे। बाद में उनका फिर ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर 7-8 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में जॉब किया। तो सब लोग उनको आचार्य रजनीश के नाम से ही जानते हैं। उस बीच में करीब 50-60 किताबें प्रकाशित हुई उन वर्षों में, 2 पत्रिकाएं उनके लिए छपती थी। उस अब जगह आचार्य रजनीश मिलेगा। 50-60 किताबें उनकी छपी जबलपुर उस समय में। छप हाँ, चुकी थी आचार्य रजनीश के नाम से। पत्रिकाएं भी उनकी छपा करती थी, बहुत अखबारों में उनके लेख आया करते थे, पत्र पत्रिकाओं में। फिर उन्होंने आचार्य की वह जॉब छोड़ दी, प्रोफेसर की नौकरी से रिजाइन कर दिया। तब भी लोग उनको आचार्य जी कहते रहे। उन्होंने मना किया कई बार कि अब मैं नहीं वो हूँ। भूमिका नहीं जी। निभा रहा हूँ, उस नाम का कोई औचित्य नहीं है। 1970 में उन्होंने पहली बार दीक्षा देना शुरू किया, किसी को अपना शिष्य स्वीकारा। पहली बार उन्होंने गुरु की भूमिका में आए वो। और कॉलेज में वो फिलॉसफी पढ़ाते थे। हाँ जी। पढ़ाते थे। तब उनके शिष्यों ने उनको भगवान कह के पुकारना शुरू किया, तो फिर उनका नाम भगवान श्री रजनीश 1970 से शुरू हो गया। करीब 15 साल तक, 16 साल तक वे भगवान श्री रजनीश कहलाते रहे। इस बीच में उन्होंने फिर और 2-3 बार नाम बदले, भगवान शब्द हटा के बुद्ध का नाम जोड़ा। उसके पीछे एक अलग घटना है। भगवान बुद्ध की सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी उनमें प्रवेश की, तब उन्होंने भगवान शब्द हटा दिया, गौतम बुद्ध का नाम अपने नाम में जोड़ा। फिर कोई 15 दिन बाद बुद्ध के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने अलविदा कहा। फिर वह नाम फिर चेंज किया। वहाँ पे 5-6 नाम चेंज हुए कुछ 5-6 महीने के भीतर। फिर ओशो ने सिर्फ रजनीश वर्ड ही फिर यूज किया कुछ महीनों तक, भगवान भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक नया संबोधन खोजो, मैं रजनीश शब्द भी छोड़ना चाहता हूँ। ये है उनका जब अंतिम समय निकट आ रहा था, उनका एक नया शब्द। फिर उन्होंने आग्रह किया कि ऐसा शब्द जो पहले कभी यूज नहीं किया गया इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि लोग एक मीनिंग पकड़ के उसको हमें घेरे में बांध देते हैं। जब भगवान कहते हैं तो लोग फिर पूछते हैं कि आप भगवान हो, आपने दुनिया बनाई। उनकी अपनी धारणा, भगवान दुनिया बनाने वाला। उसको कहते हैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझ पर दोषारोपण ना करो, मैंने दुनिया नहीं बनाई। ओशो का अपना मीनिंग है भगवान का। उनका अर्थ भाग्यवान, सौभाग्यशाली, द ब्लेसेड वन, जिसने अपने भीतर परम शांति, परमानंद के खजाने को पा लिया, जो ब्रह्मानंद में जी रहा है, ऐसा भाग्यवान व्यक्ति भगवान। ये ओशो की धारणा है कि सब लोगों को तो नहीं पता। तो ओशो उनका उस शब्द को ड्रॉप करो, एक नया शब्द खोजो। तो कई नाम उनको सुझाए गए, तो उसमें उनको एक पसंद आया। एक विलियम जेम्स हुए हैं कवि अंग्रेजी के, उनकी एक कविता है ओशनिक एक्सपीरियंस, अर्थात सागरीय अनुभव। तो काव्यात्मक रूप से उन्होंने वर्णन किया जैसे कोई नदी सागर में जब मिल जाती है तो फिर वह विराट हो गई, सागर हो गई। जब तक वो नदी थी उसका एक व्यक्तित्व था, एक पर्सनालिटी, तो उसका एक उद्गम स्थान था जहाँ से वो चली, पहाड़ों से नीचे आई, मैदानी इलाकों में आई, कौन किन शहरों से गुजरी, कौन कौन से तट
क्या क्या दृश्य थे वहां के, उसकी एक कहानी थी, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी थी। लेकिन जब वो सागर में मिल गई तो फिर वह पर्सनालिटी खो गई। ठीक ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा में विलीन होती है तो नो मोर इंडिविजुअलिटी, नाउ देयर इज यूनिवर्सलिटी, ए कॉस्मिक कॉन्शसनेस, चैतन्य का विराट सागर, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। और जितनी भी नदियां, चाहे वो गंगा हो की, जमुना हो की, सरस्वती हो की, अमेजान रिवर हो, इसमें आके सब गायब हो जाती हैं। गंगा गंगा नहीं रह जाती, अमेजान अमेजान नहीं रह जाती, सब सागर हो जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही जब तक हम शरीर में हैं, हमारा एक नाम है, रूप है, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक कहानी है, फिर यह सब विदा हो जाता है और चेतना जो है परम चैतन्य में एक हो जाती है। तो ओशो को वह शब्द बहुत अच्छा लगा, ओशियानिक एक्सपीरियंस, सागरीय अनुभव। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, कि खोजते खोजते खोजने वाला कबीर स्वयं ही खो गया। जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल गई, फिर वो स्वयं ही समुद्र हो गया, बूंद तो कहीं नहीं बची, लेकिन विराट हो गई, मिट नहीं गई, विराट हो गई, परमात्मा स्वरूप हो गई। तो ओशो ने यहां से एक नया शब्द गढ़ा, ओशो, ओशियनिक एक्सपीरियंस जिसको हुआ। कवि ने उसका तो वर्णन किया है, लेकिन जिसको हुआ उसका क्या नाम हो, तो पुनः एक नया शब्द गढ़ा गया, ओशो। तो ओशो रजनीश कहलाने लगे वो। फिर बाद में उन्होंने कहा रजनीश भी हटा दो, क्योंकि अब वो व्यक्तित्व विदा हो रहा है, उसका कोई, वो कहानी खत्म हो रही है अब जल्दी ही, सिर्फ ओशो, है ना। फिर प्रकारांतर से पता चला कि जापान में झेन बौद्ध परंपरा है और जापानी भाषा में वो लोग ओशो शब्द का प्रयोग करते रहे हैं ट्रेडिशनली, अपने गुरु को आदरपूर्वक पुकारने के लिए। ये बाद में पता चला। और इसकी शुरुआत हुई थी चाइना से, जब भारत से बोधि धर्म नामक भगवान बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के संदेश लेके चीन पहुंचे थे, तो चीन में उनका जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था एका, चाइनीज भिक्षु था वह बोधि धर्म को ओशो कह के पुकारता था। यद्यपि चाइनीज भाषा का शब्द नहीं है, ये उसका मन गढ़ंत था, बहुत प्रेम और आदर से, श्रद्धा से वह ओशो कह के पुकारता था। तो वह परंपरा फिर चीन से फिर जापान में चलती रही कि कभी कभी कोई शिष्य अपने गुरु को ओशो कह के पुकारता है, तो वह नाम नहीं है, एक संबोधन है। तो ओशो उनका ठीक संबोधन, वो नाम नहीं है मेरा, नाम से छुटकारा पा रहा हूँ, रजनीश, नो मोर रजनीश, है ना, सिर्फ एक संबोधन मात्र रह जाएगा, प्रेम और श्रद्धा का एक शब्द बस। तो इस प्रकार ये पूरी कहानी है नामों को बदलने की। बिल्कुल। कोई एक ऐसी कहानी जो ओशो ने आपसे कही हो, जो आप आज तक नहीं भूले हैं और ना आप कभी भूलेंगे, ऐसी कोई कहानी बताइए। देखिए, मेरी और ओशो की उम्र में 24 साल का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ। तो आप जैसा सोचते हैं कि मैं उनके छोटे भाई की तरह उनसे व्यवहार किया होगा, उनसे वैसी वाली बातचीत किया होगा, ऐसा मेरे जीवन में नहीं घटा। अच्छा। क्योंकि जब मुझे होशो हवास आया, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो मेरे भाई ही नहीं हैं, भाई तो हैं लेकिन उसके अलावा और बहुत कुछ है ना, ही इज समथिंग बियॉन्ड, जिसको मैं नहीं समझता हूँ। ओशो जो है वो मृत्यु के संदर्भ में जीना सिखाते हैं, तो क्या आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, अभी इसी क्षण हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। क्योंकि लोग डरते हैं कि हमें मौत नहीं आनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं मरना है, ऐसे नहीं मरना है। जिस व्यक्ति का जीवन, उसकी आत्मा चेतना विकसित नहीं हुई, उसने अभी संतोष प्राप्त नहीं किया, उसको आनंद की, शांति की अनुभूति नहीं हुई, वो हमेशा चाहेगा कि और जीऊं और जीऊं, क्योंकि अभी तो जीवन हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अतृप्त हूं, अनसेटिस्फाइड, अनकंटेंटेड। तो जीवन की जो प्यास है वो हमारे दुख से पैदा होती है। जितना दुखी आदमी, जितना संतापग्रस्त आदमी, जितना कष्टों में जी रहा है, तनाव में, बेचैनी में है, वो उतना ही चाहता है कि जीवन लंबा हो, ताकि कभी तो अवसर मिले शांति का, आनंद का। मैं भी तो कभी फूल की तरह खेलूं, अभी तो मैं बस कली हूं। तो कली कैसे अपने आप में तृप्त हो सकती है जब तक कि फूल ना बन जाए और उसकी सुगंध चारों तरफ ना उड़ जाए। तो हमारी अतृप्ति की वजह से, हमारे दुख की वजह से हमारे भीतर लंबे जीवन की कामना पैदा होती है, उसी से हमें पुनर्जन्म मिलता है, कामना की वजह से।
हम फिर अगर ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो हम फिर आएंगे, क्योंकि हमारी वासना तो पूरी हुई नहीं। बिल्कुल। अभी तो सब कुछ अधूरा था मामला, अभी तो हम ठीक से जिए ही नहीं, हम फिर जीना चाहते हैं। और परमात्मा बड़ा करुणावान है, वो हमें तब तक जीवन देता जी। जाएगा जब तक हम चाहते हैं। तो आपकी कभी ओशो से कोई शिकायत रही है? ओशो ने मेरे भीतर की सारी शिकायतों को ही समाप्त कर दिया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में अगर हम गिने तो एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम और तीसरा है तथाता भाव। उसको उन्होंने उसी कैटेगरी पर रखा है, ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं योग और भक्ति। उसी कैटेगरी पर रखा है तथाता भाव। तथाता का मतलब होता है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। इसका ठीक उल्टा है रेजिस्टेंस, कंप्लेंट, है ना। हम शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। वी आर फुल ऑफ कंप्लेंट्स, है ना। गीत है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हम परमात्मा से भी नाराज हैं कि हम कुछ और चाह रहे थे, कुछ और हो गया, हमारी नाराजगी है। ओशो हमें शिक्षा देते हैं स्वीकार भाव की। जीवन जैसा है उसकी परिपूर्णता में उसको आलिंगन करो, स्वीकार करो। यह साधना का एक हिस्सा है। इट मीन्स ड्रॉप योर कंप्लेंट्स। वो जो कंप्लेंट करने वाला नेचर, हर चीज में कुछ नुक्ताचीनी, ये खराबी है, वो खराबी, ये कमी, वो कमी है। तो आपकी कोई शिकायत नहीं है ओशो से? किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। जीवन का खेल है, बिल्कुल। खेल में क्या शिकायत। बिल्कुल। ओशो ने प्रेम पर बहुत लिखा है। उनकी कभी कोई प्रेम कहानी रही है? उनकी प्रेम कहानी बहुत छोटी सी थी। उनकी जो छोटी बहन थी, उसकी एक सहेली थी गांव में, उसका नाम था शशि। कोई डॉक्टर शर्मा थे, एक उनकी बेटी थी वह। उसके प्रति उनका बहुत स्नेह था। करीब 12 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई टाइफाइड से। उस जमाने में एंटीबायोटिक्स नहीं थे, टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था, अधिकांश बच्चे खत्म ही हो जाते थे। ओशो उस समय 16-17 साल के थे। जाते जाते शशि ने वायदा किया था कि मैं फिर से आऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। तो यहाँ उनकी प्रेम कहानी का पहला एपिसोड समाप्त होता है। फिर वह कन्या पश्चिम में जन्मी, फिर बड़ी होके वह बड़े ही विचित्र तरीके से फिर मुंबई पहुंची। वो कहानी भी बड़ी विचित्र है, कैसे वो वहां पे पहुंची, ओशो का प्रवचन सुनने गई, कोई उसको ले गया सुनाने के लिए, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। गीता दर्शन पर हिंदी में प्रवचन चल रहा था, लेकिन ओशो को देख के वो उसने लगाव महसूस किया। तो भाषा तो कुछ समझ में नहीं आई थी। फिर जब वो अपॉइंटमेंट लेकर मिलने को आई, तब ओशो ने कहा कि तुम फिर आ गई। पूछो कि उसने कहा फिर आने का क्या मतलब, मैं तो पहली बार आई हूं। ओशो ने कहा तुमको अभी याद नहीं है, शायद तुमको कभी याद आएगा, पहली बार नहीं आई हूं। फिर कुछ दिनों के बाद उसको पिछले जन्मों के स्मरण आए। फिर उसने अन्य लोगों को भी वो वाली बात बताई। फिर दोबारा ओशो से मिलने आई वो, कहा कि कुछ कुछ झलकें मैंने देखी हैं कि आप टीनेज में थे और मेरे घर के पास में नदी के किनारे एक खंडहर था मंदिर का, आप वहां पे आके आंख बंद करके बैठ जाते थे। तो मुझे नहीं पता था ध्यान क्या वर्ड, ध्यान शब्द ही नहीं सुना था, इतना पता था कि आप वहां पे आंख बंद करके लेटे रहते हो, कई बार घंटों घंटों लेटे रहते हो। तो मैं देखती थी कि 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए अपने घर से खिड़की से। मुझे लगता था ये लड़का भूखा प्यासा होगा, तो मैं कभी कभी पानी लेके टिफिन लेके पहुंच जाती थी, आपको खाने पीने के लिए पूछती थी, आप बड़े प्रेम से खा लेते थे, पानी पी लेते थे और धन्यवाद देते थे। तो वो संबंध वहां पर था। ये उसने झलक इस जन्म में देखी। कुछ और झलकें उसको नजर आई कि आपसे मैं जुड़ी थी, आप वही हो। और ओशो कहा बिल्कुल ठीक तुमने पहचाना। और ओशो कहा पिछले जन्म में मैं तुम्हें गुड़िया कह के पुकारता था, तो इस जन्म में भी मैं तुमको गुड़िया कह के ही पुकारूंगा, जस्ट टू कीप द कंटिन्यूटी। तो ओशो की यह कहानी है। वह महिला पूरी जिंदगी ओशो के संग ही रही फिर, और ओशो की परिचारिका बन के, उनकी सेविका बन के, उनकी केयर टेकर बन के। तो क्या हम यहाँ पे शीला जी की बात कर रहे हैं? नहीं। तो इनको नाम दिया था माँ योग विवेक, उनको नाम दिया था माँ योग विवेक। माँ योग विवेक। अच्छा, तो शीला जी का क्या रोल रहा है ओशो की लाइफ में? शीला जी का रोल अलग प्रकार का था, है ना।
हम्म। इनके पतिदेव खूब बीमार थे। शीला जी के पति। शीला के शादी अमेरिका में हुई थी, जी। है ना, उनकी बहन भी अमेरिका में थी, उन सबकी अमेरिकन सिटीजनशिप थी। इनके पतिदेव बहुत बीमार थे, उनको ऐसी बीमारी हो गई थी लाइलाज, इसको हॉजकिंस डिसीज बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की, इसमें लिवर स्प्लीन अफेक्टेड हो जाते हैं, उसका कोई इलाज संभव नहीं है, वेरी क्लोज टू कैंसर, है ना। तो उस स्थिति में जब कहीं कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई मदद, मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही थी, लोगों ने इनकार कर दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने हैंड्स अप कर दिए थे, तब किसी ने सलाह दी उनको कि आचार्य रजनीश नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, वहाँ जाओ। तो ये तो नहीं कह रहे कि ठीक हो जाओगी, लेकिन वो अब जितना भी जीवन काल है उसको ठीक से जीने की तरकीब बता सकते हैं। वो कहते हैं मृत्यु की कला, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उनकी किताब का टाइटल है। तो हो सकता है जीवन लंबा ना हो पति का, लेकिन कुछ दूसरे प्रकार की मदद मिल जाएगी, जीने की कला, मृत्यु की कला आ जाएगी। तो उस भाव से वह ओशो के पास आई थी। तो उसके पति ने भी संन्यास लिया, उनका नाम हुआ स्वामी प्रेम चिन्मय, और शीला पटेल को नाम दिया ओशो ने माँ आनंद शीला। ये दोनों ही फिर आश्रम में ही रहे लंबे समय तक। स्वामी प्रेम चिन्मय की मृत्यु आश्रम में ही हुई, कोई आने के करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद हुई। 7-8 साल वो हॉजकिंस डिसीज से पीड़ित रहे, कई सालों फिर उनका उठना बैठना भी बंद हो गया था। तो शीला का आगमन इस प्रकार से हुआ था। और शीला चूंकि अमेरिका सिटीजन थी, उसकी सिटीजनशिप वहाँ की थी। जब ओशो को भारत में कोई जगह नहीं मिल रही थी बड़ा आश्रम बनाने के लिए, पूना का आश्रम बहुत छोटा बनने लगा था, कुल 6 एकड़ जमीन थी और 5000 लोग ओशो को सुनने आते थे, तो वहाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। 5000 लोगों का कैसे इंतजाम हो सकता है 6 एकड़ जमीन में। और उस जगह कोरेगांव पार्क में कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं, जितना बना है पहले से घर, उससे एक ईंट भी उसमें जोड़ नहीं सकते, बड़े सख्त कानून थे। तो ना उसको बहुमंजिली इमारत बना सकते, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोग बहुत तकलीफों में रह रहे थे, सब विदेशी लोग आए और खेतों में टेंट लगा लगा के रह रहे, क्योंकि पूना की सारी होटलें, सारे रेस्टोरेंट, सारी धर्मशालाएं सब खचाखच भरी, कहीं रहने की कोई जगह ही नहीं। तो नेचुरली वहां से निश्चित रूप से एक बड़ी जगह की तलाश थी जहां लोग सुख चैन से रह सकें, वहां बड़ी असुविधाएं थी, है ना। तो बड़ी जगह तलाशी जा रही थी, लेकिन भारत सरकार, उस समय मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और वो ओशो के सख्त दुश्मन थे, क्योंकि मुरारजी देसाई की भतीजी ओशो की सबसे पहली शिष्या बनी थी। अच्छा। उनका नाम था माँ आनंद मधु, और मुरारजी देसाई आग बबूला हो गए थे। ओशो ने जब माला दीक्षा देनी शुरू की थी, सबसे पहली दीक्षा माँ आनंद मधु को दी थी, अच्छा, है ना। तो मुरारजी देसाई तो आग बबूला थे, वो तो चाहते किसी प्रकार इस आदमी को नष्ट करें, आश्रम को नष्ट करें। तो जितने कानूनी व्यवधान हो सकते हैं वो सब दांव पैंच खेले जा रहे थे। फाइनली सोचा गया कि कहीं बाहर चलें। तो शीला ने सुझाव दिया कि उसकी जान पहचान अमेरिका में खूब है और वहां पे वो इंतजाम कर सकती है जी। तब ओशो ने उसको कहा कि ठीक, तुम वहां देखो। तो वहां वो गई, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हुए भी 2-2.5 साल बीत चुके थे। उसने वहां एक बहुत अमीर व्यक्ति से उसने विवाह किया, जो खुद के प्राइवेट बैंक्स जिसके थे, है ना। और उनके माध्यम से फिर शीला ने वहां व्यवस्था करने का सोचा कि कैसे बड़ी व्यवस्था हो सकती है। और फिर बाकी कहानी तो आप जानती हैं, फिर क्या क्या हुआ। जी, जी। ओशो को एक बहुत बड़ा कम्युनिकेटर कहा जाता है। अगर आज ओशो होते तो क्या वो इंस्टाग्राम पर होते, और उनका यूजर नेम किस नाम से होते ओशो? देखिए, ओशो ने अपनी जिंदगी में इतनी बार अपने नाम बदले हैं, बिल्कुल, इसीलिए। तो 40 साल बाद उनका क्या नाम होता, हाँ। भगवान जाने। ही इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना। जब उन्होंने बुद्ध का नाम अपनाया था, इसके 1 सेकंड पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। जब उन्होंने छोड़ दिया तब किसी को नहीं पता था। 15 साल वो भगवान कहलाते रहे, इसके बाद उन्होंने भगवान शब्द की इतनी निंदा और आलोचना की और उसको ड्रॉप कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था, अकल्पनीय। तो ओशो जैसे व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल हैं, है ना। निश्चित रूप से आज उनकी वाणी उनके ना होते हुए भी सारे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर सब लोग ओशो की वाणी को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। आज अगर ओशो होते तो निश्चित रूप से यह और 10 गुनी अधिक होती, बिल्कुल 10 गुनी ज्यादा होती। बिल्कुल। और ओशो आज की समस्याओं की चर्चा करते, आज दुनिया में जो हो रहा है उस पर
टीका टिप्पणी करते। उनका देखने का जो अंदाज था, दृष्टिकोण किसी घटना को, वो बड़ा विचित्र था। एक रिवोल्यूशनरी आइडिया हर चीज में से वो देखते थे। और दूसरी बात और कहूं, लोग उनको समझते हैं गंभीर दार्शनिक, एक सीरियस फिलोसोफर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। दिस इज 100% रॉन्ग। कतई गंभीर नहीं, खेलपूर्ण जीवन उनके लिए लीला, एक प्लेफुलनेस था, और एक गैर गंभीर, नॉन सीरियस वे में किसी चीज को जब वो देखते हैं छोटे बच्चे की भांति, तब उनको कुछ दूसरे पक्ष नजर आते हैं जो अन्य सीरियस विद्वानों को नजर नहीं आते। और इसलिए ओशो इतने क्रांतिकारी थे। तो निश्चित रूप से आज अगर वो होते तो सोशल मीडिया पर जितने हैं इससे और 10 गुने ज्यादा होते। बिल्कुल। सेलिब्रिटीज की आपने बात की है, तो कुछ समय पहले महेश भट्ट ओशो को बहुत भला बुरा कहते थे। जी तो ऐसा क्यों उन्होंने किया, और क्या आप पुणे में महेश भट्ट से मिले हैं? जी, मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ। बिल्कुल। और ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, बेहतर हो आप उन्हीं से पूछें। वो तो अभी जीवित हैं, जी। तो उन्हीं से ज्यादा अच्छा पता चलेगा। हाँ। मैं किसी दूसरे पे कमेंट करना नहीं चाहता जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो एक टाइम ऐसा आया था जब ओशो भी महेश भट्ट से बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने अपनी माला वापस लेने के लिए कहा था। तो वो, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? इस घटना की जानकारी मुझे नहीं है। ओशो ने कभी पब्लिकली इसकी चर्चा नहीं की है। यह घटना शायद महेश भट्ट, विनोद खन्ना और ओशो के बीच की थी। अब चूंकि विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं, अगर वो होते तो हम उनसे पूरी बात पता लगा लेते। तो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विनोद खन्ना की भी जैसे आपने बात की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विनोद खन्ना जो बीवी बच्चों को छोड़कर अमेरिका गए थे, तो क्या उन्होंने गलत किया था ये, या सही किया था? जो आप देखिए, सही गलत का निर्णय हम जिन मापदंडों पर लेते हैं, हमारे जो क्राइटेरिया हैं, जो कसौटी हैं, हमें उस पर शक पैदा करना चाहिए कि कहीं ये कसौटी हमारी सही है कि नहीं, है ना। किसी व्यक्ति का किसी से विवाह हो गया, अब जिंदगी भर उसको उसी के साथ रहना होगा, ये कौन सी कसौटी है नैतिकता की? अगर बिना प्रेम के विवाह करना ठीक नहीं है, तो बिना विवाह के प्रेम करना भी ठीक नहीं माना जाता। तो अब इस बात को ऐसे समझिए, यदि बिना विवाह के प्रेम करना गलत है, अनैतिक है समाज की नजरों में, फिर इसका उल्टा भी सच होना चाहिए, बिना प्रेम के विवाह करना वह भी गलत है। तो संयोगवश किसी का किसी से विवाह हो जाता है, अब शायद प्रेम नहीं था या किसी कारण अब नहीं रहा, वट एवर द रीजन। एक फूल खिला है तो वो कुम्हला भी जाएगा। फूल के खिलने का भी स्वागत होना चाहिए, कुम्हलाने का भी स्वागत होना चाहिए। किसी के बीच प्रेम था, उन्होंने विवाह किया, अब किसी कारणवश प्रेम नहीं रहा, तो हमको इसका भी स्वागत करना चाहिए, इसको भी जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। तो अगर विनोद खन्ना के जीवन में ऐसा हुआ और वो ऑथेंटिक व्यक्ति थे, एक ईमानदार व्यक्ति थे, वो झूठा संबंध बना के नहीं रखेंगे, वो पाखंड होगा, है ना। तो ओशो के शिष्यों में एक खूबी है, वो ईमानदार हैं। प्रेम है तो वो कहेंगे प्रेम है, नहीं है तो वो कहेंगे नहीं है। एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि है ना, जैसे पहले ऐसा होता था कि ओशो हर धर्म के बारे में बात करते थे, आपने भी जैसे बताया, तो क्या आज भी ओशो ऐसे ही हर धर्म के बारे में बात कर पाते? नहीं, आज वो नहीं करते। उसका कारण समझ लें, है ना। ओशो जब प्राचीन धर्मों की बात कर रहे थे, उसका एक विशेष पर्पस था। ओशो जब इस दुनिया में आए तो उनका तो कोई फॉलोअर नहीं था, उनके कोई प्रेम करने वाले नहीं थे, तो उनको अपने प्रेम करने वाले ढूंढने पड़ेंगे, इसी दुनिया में से ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन लोग तो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, वो अपने घेरे से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। तो ओशो को सुनने वाले कहाँ से आएंगे, उनको प्रेम करने वाले कहाँ से आएंगे? तो ओशो को ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी ताकि उनके धर्म के जो मानने वाले हैं उन तक बात पहुंच सके, नहीं तो वो बात कभी पहुंचेगी ही नहीं। समझो ओशो ने जपजी साहब पर प्रवचन दिया, गुरु नानक के ग्रंथ पर, तो सिखों तक ओशो की बात पहुंच सकी। उनकी प्रसिद्ध किताब एक ओंकार सतनाम आज पूरे सिख जगत में बहुत अधिक आदर से देखी जाती है। हर जगह गुरुद्वारे में आपको एक ओंकार सतनाम मिलेंगे, सारे रागियों ने एक ओंकार सतनाम पढ़ी अथवा सुनी है, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की। ठीक इसी प्रकार ओशो की गीता दर्शन, सबसे बड़ी व्याख्या गीता की आज तक जो किसी ने की है वो ओशो ने की है। करीब 5 साल तक वह व्याख्या चली।
बंबई में, अहमदाबाद में, पूना में, 3 शहरों में 60-60, 70-70 हजार लोग सुनने आते थे। याद रखिए, ये ओशो को सुनने नहीं आए थे, ये कृष्ण की गीता सुनने आए थे। हाँ, ओशो फिर इसमें से छांटते हैं, ओशो फिर उसमें से खोजते हैं कि कौन वास्तव में उनको प्रेम करता है और कौन कृष्ण का नाम सुन के आ गया। ओशो ने ठीक इसी प्रकार, क्योंकि जैन घर में पैदा हुए थे, तारणपंथी समाज में ओशो ने सबसे पहले तरण पर प्रवचन दिए। कई सालों तक वे तारण समाज की जो मीटिंग होती थी, जो हर साल एक सेलिब्रेशन होता था, उसके वो अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष की हैसियत से हर साल उन्होंने भाषण दिया तारण का। अब क्योंकि जो लोग उन्हें जानते पहचानते हैं, जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, वो सब तारणपंथी हैं, तो शुरुआत में वही तो सुनेंगे। वो सुनना चाहते हैं तारण पे, या कोई महावीर जयंती पे उनको बुलाएगा कि प्रवचन दीजिए, तो स्वाभाविक रूप से महावीर के बारे में बोलेंगे। फिर ओशो के वेशभूषा देखकर, उस समय वो सफेद खादी की लुंगी पहनते थे, और कभी बाहर जाते थे तो चादर ओढ़ते थे, अन्यथा चादर भी नहीं ओढ़ते तो उनको गर्मी बहुत लगती है। उस जमाने में एसी वगैरह नहीं थे, पंखे नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, इनको गर्मी बहुत लगती थी, सिर्फ लुंगी पहनते थे। लोग समझते थे कि शायद गांधीवादी हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, तो गांधीवादियों की एक बड़ी जमात पैदा हो गई थी। ओशो ने फिर जैन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया, ताकि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वो रहें, बाकी के लोग जाएं। ठीक इसी प्रकार जब गांधीवादियों की बहुत भीड़ जमा हो गई, अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें 1965-66 की, आप पाएंगे सारे सफेद खादी टोपी लगाए हुए लोग ऑडियंस में बैठे हैं, 20-20, 40-40 हजार। अब वो गलतफहमी में है कि ये गांधी के प्रचारक हैं। ओशो ने फिर गांधी के ऊपर आलोचना की। उनकी 2 प्रवचन मालाएं हैं, एक है अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत गांधी और मेरी चिंता, दूसरी किताब है गांधीवाद एक और समीक्षा, और ये गुजरात में ही किया। और 1969 में जो गांधी की जन्म शताब्दी थी, उस सेलिब्रेशन के दौरान ही उन्होंने गांधी की जन्मभूमि से शुरुआत की गांधी की आलोचना करना। क्या हुआ, 90% लोग उनको छोड़ के चले जाएं। ये डिवाइस है उनकी, जो फालतू लोग आ गए हैं उनसे छुटकारा हो। लोगों ने समझा कि ये नास्तिक प्रकार के धर्म का भी विरोध करते हैं, जिसका भी विरोध करते हैं। साम्यवादियों की एक बड़ी जमात ओशो के इर्द गिर्द जमा हो गई। उनको लगा कि ये नास्तिक हैं, तो नास्तिक वर्ग जो हमारे देश में था, मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग थे, मार्क्सवादी, समाजवादी। बड़ी भीड़ इनकी पैदा हो गई। तब ओशो ने एक प्रवचन माला दी, समाजवाद से सावधान, ताकि जो फालतू भीड़ आ गई है इससे छुटकारा हो। हमेशा 90% लोग उनको छोड़ के चले जाते थे, 10% बचते थे, जो वास्तव में अब ओशो के प्रेम में हैं, मार्क्स के या गांधी के या महावीर के प्रेम में नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार ओशो ने विभिन्न विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं की, ताकि उनके लोगों तक बात पहुंच सके। जिनको ओशो की बात अच्छी लगे वो ओशो के पास आ जाएं, और फिर आलोचना भी की। इसमें ना ये भी कहा जाता है कि ओशो रईसों के गुरु हैं। उनके पास जो भी लोग आते हैं वो हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। क्या कभी कोई पॉलिटिशियन भी आया है, या इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पॉलिटिशियन को हाई प्रोफाइल में गिनती हैं? बस देखिए, उस संबंध में कुछ ना कहें तो अच्छा है, हम सबको पता है वो किस प्रकार के लोग हैं। अच्छा, है ना? हाँ, निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों से, अन्य डायमेंशन से बहुत से सेलिब्रिटी उनके पास आए। बहुत से सेलिब्रिटी भारत में भी, अमेरिका में भी, अन्य देशों में भी। आपको जानकर हैरानी होगी, पूना के छोटे से आश्रम में कम से कम 100 PhD थे, जो झाड़ू लगाते थे, बुहारी लगाते थे, टॉयलेट की सफाई करते थे। दिमाग से उनको खाली करना था। वो उनको ध्यान सिखा रहे हैं, ज्ञान से मुक्ति दिलानी है। वो PhD का ज्ञान जो खोपड़ी में भरा है, उस भार से उनको मुक्त करना है, ताकि वो निर्भर हल्के फुल्के हो सकें। तो ओशो ने उनको वो काम दिए, और वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनकी साधना हो रही है। उनको भी पता चल रहा है कि मेरे मन से मुझे मुक्ति मिल रही है। वो फिजूल का कूड़ा कचरा जो भरा हुआ है। अमीरों के गुरु, अमीर शब्द की यहाँ पे मैं व्याख्या करना चाहूंगा। अमीर केवल धन से ही नहीं होते, धन एक आयाम है, समृद्धि बाहर की, और भी कई समृद्धियां हैं। एक पुराना गाना है, आपको याद होगा, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। तो अमीरी कई प्रकार की होती हो सकता है जेब खाली हो लेकिन दिल बहुत बड़ा हो। अक्सर जिनके जेब बड़े होते हैं उनका दिल बड़ा संकीर्ण हो जाता है। सब प्रकार के लोग दुनिया में हैं। कोई किसी कला में अमीर है,
कोई विज्ञान की सोच और अनुसंधान करने में बड़ा सुपर इंटेलिजेंट है, ये अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता की अमीरी है। तो कोई हृदय का अमीर है, भावनाओं से अमीर है, कोई आत्मा का अमीर है। तो रिचनेस मल्टी डायमेंशनल है। इन सबको समझ के अब हम कह सकते हैं कि हाँ, ओशो अमीरों का गुरु है। अच्छा, सिंस आपने अभी पहले कहा कि जैसे कई लोगों को कई बार ओशो ने ईसा मसीह की बुराई की ताकि जो लोग उनके ज़्यादा भक्त थे वो दूर चले जाएं, तो क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद ओशो को कभी किसी प्रकार की धमकी मिली है? उनकी पूरी जिंदगी धमकियों में ही गई है जी। कैसे? एक तो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार, है ना, ओशो पे कोई 125 केस मुकदमे भारत में चले थे, 136 आरोप अमेरिका में लगे थे, सचेस में से एक भी नहीं था, है ना। इसलिए अमेरिका को भी छोड़ देना पड़ा तुरंत। जैसे ओशो कोर्ट में गए पहली बार, कोई भी सबूत ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया गया। 136 केस गवर्नमेंट ने चला कर रखे थे। ऐसी भारत में कोई 125 केस उनके खिलाफ थे। अधिकांश तो मानहानि के दावे, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ, हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई, उनके इस स्टेटमेंट से केस कर दिया, इस प्रकार के फालतू की बातें। लोगों को चोट पहुंचती थी क्योंकि ओशो जो बोलते थे सत्य, और आप जानती हैं सच कड़वा होता है। लोग जी रहे हैं झूठ में और उनको झूठ ही मीठा लगता है। कोई किसी की तारीफ कर दे, उसको बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ कर दी, हो सकता है तारीफ बिल्कुल झूठ हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति तारीफ सुनना चाहता है, और सच उसके बारे में बोल दो तो तीर की तरह चुभ जाता है। जब ओशो अपने प्रेमियों को, अपने साधकों को सत्य की दिशा में ले जा रहे हैं, तो उनको एक एक करके झूठ उघाड़ने होंगे, तभी सत्य की खोज हो सकेगी, वरना कैसे हो सकेगी। हम बहुत सी भ्रांत धारणाओं में, इल्यूजन्स में, डिल्यूजन्स में, हेलुसिनेशंस में रह रहे हैं। हम उनको सच मान रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो निश्चित रूप से ओशो से बहुत लोग नाराज हुए, बहुत बार उनको धमकी मिली, कई बार कोशिश भी की गई। एक कोशिश तो बिल्कुल ही खुलेआम की गई थी। पूना में जब वो प्रवचन दे रहे थे, कोई 5000 लोग उनको सुन रहे हैं, एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, जोर जोर से वो चिल्लाया कि हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये वो, और उसने एक छुरा फेंका ओशो की तरफ। संयोग से वो छुरा ओशो को नहीं लगा, एक खम्भे से टकराया, खम्भे से टकरा के वो गिर गया। ओशो चुप हो गए, प्रवचन दे रहे थे, जब वो आदमी चिल्ला रहा था तो 1 मिनट के लिए। फिर ओशो ने अपना प्रवचन जहां छोड़ा था वहां से शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को पकड़ के सन्यासी लोग थे, बाहर ले गए, हाल के बाहर ले गए, ताकि वो और शोरगुल ना करे, डिस्टर्ब ना करे। इतनी देर में पुलिस आ गई, है ना। पुलिस ओशो को बचाने के लिए नहीं आई थी, उस आदमी को बचाने के लिए आई थी, कहीं उसके साथ मारपीट ना करें, है ना। तो ओशो का मर्डर करने वो आया था, पुलिस को इन्फॉर्म करने का आया था, एग्जैक्ट टाइम बता के आया था कि इतने बज के इतने मिनट पे छुरा मारूंगा। तो उसके आधा मिनट बाद पुलिस बिल्कुल सही समय पे आ गई उसको बचाने के लिए। लेकिन हम सन्यासियों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, एक चांटा भी नहीं मारा। जो हमारे गुरु की हत्या करने आया था, उसको हम धीरे से उठा के, जो गार्ड थे वहां के, उठा के बाहर ले गए। बाहर पुलिस आ गई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, उसको एक्चुअली बचाना था। ओशो ने इस बात की बहुत तारीफ की कि मेरे सन्यासियों ने ठीक वही किया जो मैं उन्हें उपदेश देता हूं। तुमने प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, करुणापूर्ण व्यवहार किया उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे गुरु की हत्या करने आया था। अच्छा, ये सारी बातें चूंकि प्रवचन के दौरान हुई, सब ऑडियो में रिकॉर्ड हो गई। उस व्यक्ति का चिल्लाना भी रिकॉर्ड हो गया, छुरा फेंकना, खम्भे से टकराना, वो आवाज भी रिकॉर्ड हो गई, छुरे का नीचे गिरना, उसकी झंझनाहट, वो भी रिकॉर्ड हो गई। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और 5000 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, और उस जमाने के सबसे बड़े वकील जिनको कहा जाता है, वो ओशो की तरफ से केस लड़े। और मजे की बात देखिए, लोअर कोर्ट में ही हार गए, राम जेठमलानी। 5000 चश्मदीद गवाह, ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी, और पुलिस भी आई हुई है, क्योंकि वो आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करके आया है कि मैं ये करने जा रहा हूं। अब देखिए सरकार कैसा दांव चलती है ना। उसको प्रोटेक्ट किया, हत्यारे को। ओशो ने कहा कि नहीं, आगे मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम जेठमलानी की इज्जत का सवाल था कि आप देश के सबसे बड़े वकील कहलाते हो, और जिस घटना के 5000 चश्मदीद गवाह मौजूद, उसमें तुम हार जाओ,
ओशो ने कहा छोड़ दो उसको, है ना। ओशो का प्रेम, उनकी करुणा हत्यारे के लिए भी उतनी ही है जितनी कि अपने प्रेमी शिष्यों के लिए है। ओशो ने वो मुकदमा वहीं ड्रॉप कर दिया। ओशो की तरफ से कभी कोई मुकदमा नहीं चला, और वो जो एक हियरिंग हुई वो भी पुलिस को मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस के पास रिटन डॉक्यूमेंट है कि वो आदमी हत्या करने जा रहा है। इसलिए पुलिस को एक दिखावा करना पड़ा कि कोर्ट में हियरिंग होगी, सिर्फ दिखावा, पाखंड। तो आपने पूछा ओशो को धमकियां नहीं, कई बार मर्डर के प्लान किए गए, और करीब 20-25 बार ऐसा हुआ है कि ओशो बिल्कुल बाल बचे। इस घटना में जैसे छुरा जरा सा कुछ इंच दूसरी दिशा में चला गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने मारने की बहुत कोशिश की। मैं 1-2 इवेंट आपको बता दूं कैसे ओशो बाल बचे, जैसे अस्तित्व ही उनकी रक्षा कर रहा हो। यद्यपि उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई चमत्कार हुआ, लेकिन मैं गवाह हूं कि कितने चमत्कार हुए। इतनी बार उनकी मर्डर की कोशिश की गई और वो बच गए, सरकारी तल पे की गई और फिर भी बच गए। ओशो को जब अमेरिका कोर्ट में उन्होंने कहा कि आप ये जुर्माना भर दीजिए और हम आपको छोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं देश छोड़ के, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा रकम भर दी जाएगी, क्योंकि आज तक अमेरिका के कोर्ट में बड़े से बड़ा जो जुर्माना लिया गया है वो ओशो से लिया गया है, और सरकार खुद कह रही है कि इनका कोई अपराध नहीं है, और इतना बड़ा जुर्माना, कोई लगभग $500,000। तो $500,000 अचानक कहाँ से लाएगा कोई, है ना। तो उन्होंने सोचा नहीं था। तो वापस वो जेल जाएंगे, 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे इतना बड़ा जुर्माना भरने में, तब उनको रिहा कर देंगे। जेल में इंतजाम किया गया था कि वहां एक टाइम बम रखा गया था, ओशो जहां जिस कोठरी में बंद थे वहां पर, तो ओशो यहाँ आएंगे तब वो टाइम बम फटेगा और यहीं खेल खत्म हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखिए मिरेकल। ओशो की सेक्रेटरी उस समय जो थी, माँ प्रेम हास्या उनका नाम था, और वे अमेरिका के बहुत अमीर व्यक्ति की पत्नी। उस समय एक फिल्म बनी थी जो सुपर हिट हुई थी, हॉलीवुड की फिल्म गॉडफादर, शायद आपने नाम सुना हो गॉडफादर। गॉडफादर के जो प्रोड्यूसर निर्माता हैं, ये उनकी पत्नी हास्या। इसके पास वहां का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड था अमेरिका में जो किसी के पास हो सकता है। इसने इमीडिएटली वो $500,000 दे दिया। अब ये षड्यंत्र वहां पे विफल हो गया, तो ओशो को तुरंत कोर्ट से रिहा कर दिया गया। अब उनको अपने कपड़े वापस लेने के लिए जेल जाना था, और वहां से वो अपनी फ्लाइट पे चले जाएंगे, इंडिया वापस चले जाएंगे। अब उनका प्लान विफल हो गया। वहां जब ओशो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेल में नीचे के फ्लोर में सारे केबिन खाली हैं। जब वो गए थे सब में कोई कैदी थे, सब खाली हैं, कोई शोरगुल, कोई आवाज नहीं। तो क्या हुआ, नीचे का पूरा फ्लोर खाली है, और इनके कपड़े जो वापस मिलने थे इसमें खूब डिले कर रहे हैं वो लोग, कि 2 मिनट का काम था, उनके कपड़े उनको वापस दे दिए जाएं, जेल के कपड़े, वहां वो चेंज कर लेंगे, उस पर साइन कर देंगे और वहां से निकल जाएंगे। इसमें खूब विलंब किया जा रहा है जानबूझकर। आखिर एक सीमा होती है। अमेरिका में क्या है कि वहां का न्यूज मीडिया बहुत पावरफुल है। ओशो के इर्द गिर्द 25 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे मीडिया के, ऊपर से कैमरा लगाए हुए कि क्या हो रहा है, और न्यूज कंटिन्यूटी में चल रही थी। आपको बता दूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जितनी न्यूज नहीं आती थी, उससे ज्यादा ओशो की न्यूज आती थी टेलीविजन पे अमेरिका में। ही वाज सो पॉपुलर, मोर देन प्रेसिडेंट, है ना। तो पूरा मीडिया कैमरा लगाए पीछे खड़ा था। ओशो कपड़ा लेने गए हैं यहाँ, तो इतनी देर क्यों हो रही है, तो उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। नहीं तो ये न्यूज प्रसारित हो रही कि हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो ओशो को उन्होंने कपड़े दिए, ओशो वापस कार में आके बैठे और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और उसके 3 मिनट बाद बम विस्फोट हो गया। न्यूज मीडिया ने वो सब रिकॉर्ड किया, सारी अमेरिकन टेलीविजन पे आ गया कि ओशो बस 3 मिनट से बचे हैं। जेल में बम कौन रखेगा बताइए, सरकारी एजेंसी के अलावा कौन रख सकता है जेल में बम। हम जिनको अपराधी कहते हैं उनसे बहुत बड़ा अपराधी तो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी सरकार है। इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। एक साधारण अपराधी कोई 1-2 का मर्डर करता है, सरकार जब मर्डर करती, जिसको वो युद्ध कहते हैं, लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। वहां सरकार, अमेरिकन सरकार बस 3 मिनट से फेल हो गई।
तो ओशो कहें कि ना कहें कि ये चमत्कार है, मैं कहता हूँ चमत्कार है। 2500 बार बाल 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 बचे। और जैसी घटना मैंने आपको महायोग विवेक की सुनाई थी, एक घटना अहमदाबाद में हुई थी। एक आदमी ने ओशो के बारे में बहुत उल्टा सीधा पढ़ा हुआ था अखबारों से, सीधा उसने कभी नहीं सुना पढ़ा था, ओशो की कोई किताब नहीं पढ़ी थी। लोगों ने जो भ्रांतियां फैला रखी हैं कि धर्म के खिलाफ हैं, ये हैं, वो हैं, नास्तिक हैं, तो वो मर्डर करने के हिसाब से आया था। ओशो की एक सभा थी, वो अच्छा संयोग ऐसा हुआ कि हाल पूरा खचाखच भर गया और बैठने की जगह नहीं, लोग चले आ रहे हैं। तो ओशो ने इशारा किया कि मंच खूब बड़ी है, ऊपर मंच पे आ जाओ। उस व्यक्ति को तो सौभाग्य, वो फट से चढ़ के आ गया ऊपर, ओशो के बिल्कुल पीछे बैठ गया, वो मंच भी पूरी खचाखच भर गई। तो ओशो जहां से प्रवचन देने वाले थे वो बिल्कुल पीछे बैठा है, उन्हें छुरा वगैरह लिए हुए मारने के लिए, और उसको लगा कि तो बड़ी अच्छी किस्मत खुल गई मेरी, कहीं दूर से मारते तो पता नहीं निशाना लगता कि ना लगता, तो बिल्कुल पीठ के पीछे ही बैठे हुए हैं। बहुत क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ वो। जब ओशो का प्रवचन उसने सुना, उनकी सम्मोहक वाणी, उसका हृदय पसीज गया। उसको लगा मैं कैसा पागल हूं, आज तक मैंने इनको कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो धर्म के साक्षात अवतार हैं। इनको तो हम तीर्थंकर कहें कि अवतार कहें कि क्या कहें, ये तो उस कैटेगरी के आदमी हैं। और मैं समझ रहा था नास्तिक हैं, धर्म विरोधी हैं, इनसे बड़ा धर्म का संरक्षक कोई नहीं है। उसके हृदय में ये भावना जागी। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने आके पैर छुए, खूब रोया, और ओशो ने फिर उससे वही कहा जो विवेक से कहा था, तुम फिर आ गए। ओशो ने से कहा तुम फिर आ गए, उनका मतलब ओशो का तुम्हें पता चलेगा बाद में। ओशो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते थे, वो इंतजार करते थे कि उसको खुद ही रिवील हो, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं करते थे किसी का, उनको तो दिख रहा है। उस व्यक्ति को पता चला कि पिछले जन्म में कोई 700 साल पहले उसने ओशो का मर्डर किया था। अच्छा। और इस जन्म में फिर वो मर्डर करने के इरादे से आया, फिर तो उसने दीक्षा ली, वो ओशो का सन्यासी हो गया, भक्त हो गया। तो इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जहां ओशो को मारने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, षड्यंत्र किए गए, लेकिन कभी बाल बांका ओशो का उससे नहीं हुआ। तो जो ओशो की मौत हुई उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, एक तरफ ये भी कहा गया था, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, ये बात अलग सच है कि उनको पॉइजन दिया गया था, ठीक है, अमेरिकन जेलों में उनको 12 दिन जबरदस्ती रखा गया बिना किसी काम के। जहां उनको गिरफ्तार किया था वहां से पोर्टलैंड, जो कि ओरेगन की राजधानी है, वहां हाई कोर्ट है, वहां उनको लाना था, वो 4 घंटे की दूरी है, उसको लाने में 12 दिन सरकार ने लगाए, ताकि विभिन्न जेलों में ले जाएं, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, जबरदस्ती अलग अलग जेलों में उनको बंद किया गया ताकि उनको जहर दिया जा सके। तो भोजन में मिला के कुछ स्लो पॉइजन होते हैं इस प्रकार के, जिनको कि बाद में ट्रेस आउट नहीं कर सकते, अनट्रेसेबल। तो कुछ केमिकल ऐसे जिनको ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में पता लग जाएगा कि जहर दिया गया था, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको उनका असर तुरंत नहीं होगा, तो किसी को शक ही पैदा नहीं होगा, टेस्ट कोई कराएगा क्यों, और बाद में वो केमिकल शरीर में नहीं रहेगा लेकिन उसके दुष्परिणाम बाकी रहेंगे। इस प्रकार के पॉइजन उनको दिया गया था जिसका नाम है थैलियम, ठीक है। और एक दूसरा पॉइजनिंग होती है रेडिएशन पॉइजनिंग। आपने देखा होगा जब अपन किसी एक्सरे कराने अस्पताल में जाते हैं, वहाँ का जो कर्मचारी है या डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, वो लेड की एप्रन पहनते हैं, क्योंकि लेड को क्रॉस करके एक्सरे भीतर नहीं जा सकती, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उनको दिन भर वहीं रहना है। मरीज तो आया एक बार एक्सरे को एक्सपोज हुआ, उनको तो दिन भर एक्सपोजर होना है। रेडिएशन से कैंसर हो जाएगा बार बार एक्सपोज होगा। तो आपको पता होना चाहिए मैडम क्यूरी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था रेडियम की खोज का, पहली बार जिन्होंने रेडिएशन का पता लगाया था, वो नई चीज थी, चमकदार चीज, वो अपने तकिया के नीचे ही रख के सोती थी, उनको बड़ा लगाव था नई इन्वेंशन। वो कैंसर से मरी उसी रेडियम की वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो ओशो के साथ ये षड्यंत्र रचा गया था कि जहां भी ये बिस्तर में कुछ पिलो के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखेंगे, तो उनके सिर में, कंधे में, गर्दन में रेडिएशन होता रहेगा रात भर, तो इसके इफेक्ट बाद में आएंगे। और मजे की बात है, रेडिएशन को किसी केमिकल टेस्ट से पता नहीं लगा सकते, वो तो किरणें गुजरी और निकल गई, खत्म हो गई, उसको बाद में तो कुछ
पता नहीं लगेगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम होंगे। तो यह बात सच है स्लो पॉइजनिंग की, रेडिएशन पॉइजनिंग की, ये अलग सच है। अब दूसरी बात जहां आप इन दोनों को मिक्सअप कर रही हैं, उसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। ओशो ने जो देह त्यागी वो नेचुरल वे में जो डेथ आती है उस प्रकार की थी, अच्छा। इस पॉइजनिंग की वजह से नहीं थी। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है कि पुणे में जो ओशो का आश्रम है उसको लेकर कई डॉक्यूमेंट्रीज आई है। एक अमेज़न प्राइम पे आई है, आश्रम इन पुणे, और एक नेटफ्लिक्स पर भी आई है। लेकिन उस आश्रम को लेकर काफ़ी गॉसिप रही है कि उसके अंदर सेक्सुअल कुछ चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी। इनके बारे में आपको कोई जानकारी है? जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्हीं से पूछिए। अच्छा। देखिए, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं हो सकता। एक हवाई महल महिला ने तो यौन शोषण उसके का बारे आरोप भी में तो लगाया उसी था। महिला से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे और इसलिए उससे कहना 40 साल कहाँ छुपी थी तुम? इतने हुँ, साल 40 साल बाद क्यों प्रकट हुई अब हुँ, बताने के लिए? हुँ। अच्छा, उसी से पूछिए। ठीक है। तो मतलब आपको इसके बारे में कोई नो जानकारी कमेंट। नहीं? नो कमेंट्स, ठीक है। ओशो सेक्स और नशे को लेकर क्या सोचते थे? आप ओशो की 2 प्रवचन मालाएँ सुन लीजिए, मैं उसकी लिंक आपको भेज दूँगा। एक-एक में 25-25 घंटे के प्रवचन हैं। एक का शीर्षक है ब्रह्मचर्य की साधना, दूसरा है वासना मुक्ति के उपाय। आप 50 घंटे मुझे दीजिए, ओशो की दृष्टि को समझने के लिए, सेक्स के अच्छा, बारे में वो क्या सोचते हैं। अच्छा। और ओशो फ़िल्में भी देखते थे? ओशो फ़िल्में भी देखते थे, कोई एक उनकी संगीत भी सुनते थे। फ़िल्म एक उनकी कोई फ़ेवरेट रही है? नहीं, ऐसा उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया। हाँ, सिंगर्स के बारे में उन्होंने ज़रूर ज़िक्र किया है। उस ज़माने में उनको मेहदी हसन और गुलाम अली साहब, ये 2 बहुत प्रिय थे। हुँ, इनकी गज़ल उन्होंने बहुत सुनी है। भारत के एक सिंगर का उन्होंने ज़िक्र किया है, निर्मला देवी, जो फ़िल्म अभिनेता गोविंदा की माँ, हुँ, वो शास्त्रीय संगीत गायक थीं और खूब ठुमरी उन्होंने बहुत गाई हैं। तो ओशो को संगीत सुनने का, विशेषकर सेमी क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल, ये सुनने का शौक था। फ़िल्मी गीत सुनने का शौक नहीं था। ये वो बहुत सुना करते थे, करीब-करीब समझो आधा घंटा, 1 घंटा रोज़ हुँ, इसको दिया करते थे। ठीक है। एक सवाल ये भी रहा है मेरे कि ख़्याल से आखिरी फ़िल्म जो उन्होंने देखी है, टाकीज़ में जाके, वो है मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, ये उस 60-70 के बीच की मिर्ज़ा गालिब उस ज़माने में जो बनी थी। अच्छा। हुँ। मैंने आपसे पहले एक सवाल पूछा था कि ओशो को रईसों का राजा गुरु कहा जाता है। तो एक सवाल ये भी आता है, एक 100 रोल्स रॉयस की जो एक कहानी है, वो क्या कहानी है? पहले तो आप संख्या सुधार लीजिए, 100 नहीं 97 97 थी, -3 कर मेरी दीजिए। गलती है। जी, हाँ, ठीक है, 97। इसमें क्या कहानी बताऊँ, आपको कि पता वो तो है। क्या एक सीन था, ऐसा क्या हुआ था कि एक साथ सारी रोल्स रॉयस आई थी, ऐसा कुछ? देखिए, ओशो को जब इतने प्रेम करने वाले लोग हाँ। हैं, जो ओशो को कुछ देना चाहते हैं, अपना प्रेम उजागर करना चाहते हैं, तो हुँ, किस प्रकार करें? लोग कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, जन्मदिन पे क्या गिफ्ट दें? हुँ। और जब आप कह रही हैं कि वो अमीरों के गुरु थे, और मैं भी स्वीकार कर लिया है कि जी। बड़े-बड़े हुँ, सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े हुँ, नोबेल प्राइज़ विनर, है ना? बड़े बुद्धिजीवी लोग, वो उनके हुँ, शिष्य थे। तो स्वाभाविक रूप है, जब ये अमीर आदमी कुछ गिफ्ट करेंगे, तो क्या गिफ्ट करेंगे? कोई हुँ, ऐसी चीज़ जो उनके काम आ सके। हुँ। तो ओशो को 2 चीज़ों का विशेष शौक था, तो वही उनको गिफ्ट दी जाएँगी। उनको एक घड़ी का शौक था, हमेशा हाँ। वो सबसे बेहतरीन घड़ी पहनते थे। और कार का शौक था, सबसे बेस्ट कार जो अवेलेबल होती थी। जब वो मुंबई में रहते थे, उस समय भारत में रोल्स रॉयस नहीं आती थी, कानूनी रूप से आ नहीं सकती थी। उस समय इम्पाला कार, सर्वश्रेष्ठ कार भारत में उपलब्ध थी, तब उनके शिष्यों ने उनके लिए इम्पाला कार का इंतज़ाम किया था। जब रोल्स रॉयस का हो सका, कानून से सहमति मिल गई, हुँ, तब बामुश्किल एक कार पूना लाई गई थी। हुँ, लेकिन बड़े दाँव-पेंच उसके लिए करने पड़े। उस समय कानून ये था कि केवल राष्ट्रपति ही रोल्स रॉयस में बैठ सकता, अन्य कोई नहीं बैठ सकता। किसी प्रकार एक कार उनके लिए स्पेशल लाई गई थी। जब अमेरिका पहुँचे, तो वहाँ ऐसा कोई कानून नहीं, कोई व्यक्ति कितनी भी रख सकता है। वहाँ उनके अमीर शिष्यों ने सोचा क्या गिफ्ट करें? एक घड़ी इस्तेमाल करते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं समयातीत हैं, ही इज़ बियॉन्ड टाइम। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। हुँ, तो बार-बार घड़ी देखते हैं, अन्यथा उनको टाइम का सेंस नहीं है। हुँ। तो घड़ी का उनको बहुत शौक था, और गाड़ियों का। और कार में उनको रोल्स रॉयस पसंद थी। हुँ, उनको बैकएक का प्रॉब्लम था, कमर हुँ, दर्द का, और रोल्स रॉयस की जो ड्राइविंग सीट है, इसका शेप उनके लिए बहुत सुविधाजनक था। इसमें उनको कमर दर्द नहीं होती थी। जब लोगों को ये बात पता चली, तो लोग रोल्स रॉयस गिफ्ट करने लगे। धीरे-धीरे वो बड़ा हुजूम खड़ा हो गया 97 का। अगर ओशो वहाँ और रहते, तो इन लोगों का प्लान था 365 कार हों। साल में
एक बार ही एक कार्ड का उपयोग करें, साल में हम्म, दोबारा ना करना पड़े। तो शिष्यों की यह योजना थी 365 अच्छा। कार्ड की, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, बीच में ओशो को आना पड़ा वहां से। आपसे मेरा एक सवाल है कि 2026 को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई मंत्र है कि ये हम कर ये सकते मंत्रों वाली धारणा ही सरासर गलत है। आज जी। तक कोई मंत्र काम नहीं आया, फिर भी हम मंत्रों के पीछे पड़े हैं। हम कोई जादू टोना, कोई चमत्कार, मिरेकल, आशीर्वाद, इन चीजों की अपेक्षा करते हैं। कोई प्रार्थना कोई सुन लेगा ऊपर, कोई नहीं बैठा ऊपर सुनने वाला। फालतू बकवास बंद करो, है अच्छा। ना। हम इंसान हैं यहाँ पर, और हमको अपनी समस्याओं के समाधान खोजने होंगे, क्योंकि समस्याएं भी हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। आपने शुरुआत में जो सवाल पूछे थे, मैं वापस वहां पर लौट के आपको बताऊं, वो समस्याएं हमारी हैं। समझो आपने पूछा अपराध के बारे में, रेप के बारे में, सेक्स के बारे में, अन्य परवर्शंस के बारे में, सुसाइड के बारे में हमने चर्चा की। मैं कह रहा हूं इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, प्रणाली का, सिस्टम का दोष है। समझो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, उसके नंबर कम आए थे, इसमें कौन जिम्मेवार है? ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो पेरेंट्स हैं उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें ये पोजीशन लानी, इतने परसेंट आने चाहिए, ये जिम्मेवार हैं। इन पे आरोप कोई नहीं लगाता। उस लड़के पे हम कहेंगे कि ये कमजोर मन का था, इसने सुसाइड कर लिया, हम सारा दोष उसी पर लगा दिया। और ये प्रणाली यही की यही चलती रहेगी, जो व्यक्ति को एम्बिशन सिखा रही है, दूसरे से आगे निकलो, तुलना करो, कंपटीशन सिखा रही है। कोई भी इस पे नजर नहीं कर रहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है। हम कंपटीशन क्यों सिखा रहे हैं? हर बच्चा यूनिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्वितीय, अनूठा। उसके जैसा आज तक ना कभी कोई हुआ है, ना कभी भविष्य में कोई होगा। उसकी किसी से आप तुलना क्यों कर रहे हो? तो हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है, पेरेंट्स का दोष है। हम किसी से किसी की तुलना करते हैं, इसको 97% आए, इसको 95 आए, तो 95 वाला सुसाइड कर ले। वो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाए, टीचर्स को क्या मुंह दिखाए? तो हमने उसको फोर्स किया। मैं कहता हूं नो सुसाइड इज रियल सुसाइड, दिस इज प्लान्ड मर्डर। इस ढंग से मर्डर किया गया है कि हमारे हाथों के निशान उसकी गर्दन पर नहीं है, उसने खुद ही अपना गला दबाया है। लेकिन ये व्यवस्था हमने बनाई है, हमने उसको मजबूर किया है कि तुम मर जाओ, तुम इस दुनिया में जीने लायक नहीं हो, तुम्हारे 2% नंबर कम आए। व्यवस्था का दोष हम देखते ही नहीं। इतनी वैश्याएं सारी दुनिया में, इतने बलात्कार हो रहे हैं, भाई कहीं कुछ बेसिक फॉल्ट है आपकी मैरिज सिस्टम में, उस पर कोई नजर नहीं उठा। उस पर कुछ बात करो तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैरिज सिस्टम किसने बनाया? इंसानों ने। तो हम इसको बदल भी सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम किसने बनाया? इंसानों ने। तो हम इसकी भूल चूक देख सकते हैं, कहाँ गलती हो गई। हमको कंपटीशन नहीं सिखाना चाहिए, हमको कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी इंफीरियर महसूस ना करे। हर व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, कोई सुसाइड नहीं करेगा। सब लोगों को प्रेम मिल सके, वो अभी नहीं मिल पाता। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की है कि जितने लोग अपराध करते हैं वो क्यों अपराध करते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो पाया गया है कि बचपन में जिसको माता पिता का, परिवार का प्रेम नहीं मिला, वो लोग बड़े होकर क्रिमिनल हो जाते हैं। क्योंकि उनको किसी ने प्रेम नहीं किया, तो वो भी किसी को प्रेम नहीं करते। उनको लताड़ा गया, डांटा डपटा गया, मारा पीटा गया, उनके भीतर वो सद्भावना पैदा ही नहीं हुई, सिंपैथी किसी के प्रति। जब उनको, वो किसी को मार देते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया, कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भी तो यही किया था। तो जिनको बचपन में पालन पोषण प्रेम पूर्वक नहीं हुआ है, वो बड़े होकर अपराधी बन जाएंगे। दिस इज वेल प्रूव्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो हम इस व्यवस्था को तो चेंज नहीं कर रहे। ये जो घर में पति पत्नी दिन रात कलह कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और बच्चे इनके बीच में बड़े हो रहे हैं, वो जो देख रहे हैं घर में जो हो रहा है तमाशा, वो क्या सीख रहे हैं? उनका पालन पोषण एक बहुत ही नफरत भरे माहौल में किया गया है। उसकी माँ अपने पति के खिलाफ है, अपनी सास के खिलाफ है, एक्चुअली ससुराल के हर व्यक्ति के भाई खिलाफ है। और बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत एम्पैथी रखता है, वो माँ की हर बात सुनता है। माँ मुंह से ना भी बोले तो वो देख तो रहा है कि मेरी मम्मी को कौन कौन परेशान कर रहा है। उन सबके प्रति उसके मन में घृणा पैदा हो रही है। एक घृणापूर्ण माहौल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर हम कैसे उम्मीद करें कि बड़े होकर ये प्रेमपूर्ण हो जाएंगे? वो तो अपराधी बनेंगे ही बनेंगे। कि हमारे जो भी सिस्टम है, मान लो अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, वो इस प्रकार का है कि एक वर्ग अमीर से और अमीर होता चला जाता है, और दूसरा वर्ग और गरीब से और गरीब होता चला जाता है। जो वर्ग अमीर हो रहा है,
हम सबको पता है वो किस प्रकार हो रहा है। कुछ बेईमानी, कुछ झूठ, कुछ रिश्वत, कुछ इनकम टैक्स चोरी हो, भांति भांति की, वो भी चोर है, बड़ा चोर है। लेकिन उसके पक्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए हैं, कैसे टैक्स बचाओ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की हर जगह इज्जत है और इसका काम कुल क्या है, सरकार की जेब कैसे कटे और इस अमीर आदमी की जेब में कैसे पैसे बढ़े। क्या हमारी दृष्टि कभी फिरेगी? हम जिनको वकील कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, इनका काम क्या है? क्रिमिनल को बचाना। और फिर भी हमारी नजर में वो व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है। ये कैसा व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है भाई? हमने थोड़ी देर पहले राम जेठमलानी का नाम लिया था, उनकी आप केस हिस्ट्री निकाली, कौन कौन से बड़े केस उनने लड़े हैं। सब भयंकर अपराधियों के, बड़े बड़े मर्डरर्स के, बड़े बड़े आतंकवादियों के केस लड़े हैं। फिर भी हम उनको अच्छा वकील कह रहे हैं। ये तो अच्छा इंसान भी नहीं है, अच्छा इंसान भी नहीं है। जब सबको पता है कि मर्डर किसने किया, सबको पता है, फिर भी ये मर्डरर के पक्ष में है, क्योंकि मर्डरर इसको फीस दे रहे हैं। इतनी फीस देने की औकात और किसी की है ही नहीं। वो आतंकवादियों का एक संगठन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो फीस चुका रहा है इनकी। हम सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क उठाना चाहते हैं कि वकालत का जो सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, इसी पर संदेह उठाता हूं मैं कि क्या यह न्यायपूर्ण है। हम सब जानते हैं जज रिश्वत खाते हैं और किसी के पक्ष में निर्णय कर देते हैं। ये सिस्टम ही कहीं गलत है। क्या होना चाहिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उसके लिए अलग से 6 घंटा लगेंगे है ना। लेकिन यह सिस्टम क्या है कि अमीर अमीर से और ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है और हम सबको पता है बेईमानी के द्वारा, रिश्वत के द्वारा राजनीतिक पार्टी को चंदा देके वो अमीर हो रहा है और राजनीतिक लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं, उसके व्यवसाय में सहयोगी हो रहे हैं, बैंक से उसको 10-10 हजार करोड़ का लोन दिला रहे हैं, राजनेता दिला रहे हैं और ये उनकी सेवा दूसरे प्रकार से कर रहा है। आपस में मिली भगत है इनकी। फिर भी हम इस मिली भगत पे कुछ नहीं करेंगे, वो सिस्टम वैसे ही चलेगा और हम किसी अपराधी को पकड़ लेंगे कि तुमने लोन कर नहीं चुकाया, उसको हम जेल में बंद कर देंगे। तो इससे मामला हल होने वाला नहीं है। दूसरे लोग वही काम करेंगे, सिस्टम के अंतर्गत तो वही होगा, रिश्वत के द्वारा जो होता है। तो हमें अपने सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। तो वह चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, विवाह व्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली हो या धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हो, इनको भी हमें कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा कि वास्तव में तुम जिसको नीति कह रहे हो वो नीति है भी कि नहीं। कभी कभी मैं मजाक उड़ाता हूं राजनीति शब्द का अगर ये नीति है तो फिर अनीति और कैसी होगी? सरासर अनीति ही अनीति, उसका नाम हमने दिया है राजनीति। ठीक ऐसे ही हम जिसको नैतिकता और अनैतिकता कहते हैं, चिंतन मनन योग्य है कि वास्तव में, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो तो सही नहीं है। हम कह रहे हैं बीज बिल्कुल सही है, हमने खाद पानी दिया था बिल्कुल सही है, मट्टी भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो फल जो लगा ये कड़वा है। इस फल को तोड़ के अलग कर दो, ये कड़वा है। ये हमारे एक फल तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उस वृक्ष में ऐसे ही फल लगेंगे और उस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते कि बीज गलत है। हम कहते वो तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, हजारों साल की परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो मेरी दृष्टि बिल्कुल अलग है। मैं उस परंपरा को, उस रूढ़ी को, उस प्रणाली को चिंतन मनन के दायरे में लाना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन कम से कम सोच विचार तो शुरू करो और इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, इंडिविजुअल को सजा देने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, है ना। आज तक कुछ नहीं हुआ। आप कोई एक उदाहरण बता दीजिए सजा देने से कोई व्यक्ति सुधर गया हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, आखिरी सवाल, अगर आज ओशो होते तो जेनजी के लिए वो क्या मैसेज मैसेज बिल्कुल सरल और सिंपल है। नवयुवकों के लिए ओशो की एक किताब ही मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो आप कहेंगे 2 मिनट में दीजिए, संक्षेप में मैं कम कह पाऊंगा। ओशो की एक किताब है युवक कौन, अच्छा, हु इज यंग, है ना। तो मैं उसी में से 2 पंक्ति कह सकता हूं। जो अतीत उन्मुख है, पास्ट ओरिएंटेड, वह बूढ़ा है। जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य उन्मुख, सपने देख रहा है, वो अभी बच्चा है। आपने पूछा है जैन जी के बारे में, अब यह युवा वर्ग है और युवा वर्ग वह है जो वर्तमान के क्षण में जीता है। आपको बूढ़े लोग मिलेंगे हमेशा अतीत के गुणगान करते रहते हैं, हमारे बचपन में ऐसा था और वैसा था और बड़े अच्छे जमाना था, है ना।
वो सब बकवास कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए और सामने देखना नहीं चाहते, सामने कब्रिस्तान है उनके मौत दिखाई पड़ती है, पीछे की बातें लौट लौट के। और ठीक यही क्वालिटी या दुर्गुण कह लें किसी सभ्यता संस्कृति में आ जाती है। हमारे देश के साधु महात्मा समझाते रहते हैं पहले सतयुग था, फिर त्रेता या फिर द्वापर या ये कलयुग है। ये बूढ़ी संस्कृति का लक्षण है। वो कहती पहले खूब अच्छा था, अब सब बिगड़ गया, ये संस्कृति बूढ़ी हो गई है, इसका भविष्य तो कुछ दिखाई नहीं देता, और खराब से और खराब और खराब होता जा रहा है सब। ये बुढ़ापे का लक्षण है। और बच्चे का लक्षण क्या है? वो भी सपने देखता रहता है कि मैं बड़ा होऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब आएगी सपनों की रानी तो सारे सपने ध्वस्त कर देगी, उसको पता नहीं, लेकिन अभी तो वो सपने देख रहा है, मजा ले रहा है, भविष्य की कल्पनाओं में जी रहा है। तो सारांश में ओशो कह रहे हैं, वास्तव में युवा वह है जो वर्तमान के क्षण में जीता है। तो गेट रिड ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, जैन जी को यही संदेश है ओशो का। वर्तमान के इस क्षण को आज और अभी और यहीं जियो, है ना। कबीर साहब के दोहा सबने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो मैं जैन जी को कहना चाहता हूं, अपने होश से, अपने विवेक से, अपने हृदय के भाव से तुम्हें जो ठीक लगता है, किसी की मत मानना, क्योंकि किसी की मानोगे तो किसी पुराने की बात होगी। और मैं तुमसे कह रहा हूं, गेट रिड ऑफ पास्ट, भूल जाओ सब पीछे लोगों ने क्या किया क्या कहा। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारी अंतरात्मा को जो गवारा है, तुम वैसा जीवन जियो। और भविष्य के लिए कुर्बानी नहीं करना है तुम्हें, अपनी जिंदगी को, तुम्हें शहीद नहीं बनना है। समाज तुम्हें शहीद बना के प्रसन्न होगा, फिर तुम्हारी पूजा करेगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जिंदगी स्वयं जियो, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, तुम्हें जो ठीक लगता है। ना तुम्हें शहीद बनना है भविष्य के किसी सपने की खातिर, और ना तुम्हें अतीत का बोझ ढोना है। तुम अभी जीवंत हो, तुम्हारे अंदर हृदय धड़कता है, तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, यू आर सेंसिटिव। और मैं समझता हूं तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं बार बार इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि हर नई जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही है। तुम अपनी इंटेलिजेंस से निर्णय करो, शास्त्रों, ग्रंथों, धर्मगुरुओं के सहारे ना रहो, ना ही राजनेताओं के सहारे रहो। इनकी मिली भगत सदा से रही है, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं की। वो एक दूसरे को सम्मान करते रहते हैं, उनकी मिली भगत है, षड्यंत्र रचते रहते हैं। तुम अपना निर्णय स्वयं करो, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। इसके लिए तुम विद्रोह करना पड़ेगा, करो। इसके लिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, झेलो। अपना जीवन स्वयं अपने ढंग से जियो, यही ओशो का संदेश है। बिल्कुल। इसी के साथ ये बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी विमल ने और अली ने। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।